नमस्कार। जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो हमें कई नीली लकीरें दिखाई देती हैं, हमारी नदियां। पर ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये तो हमारे देश की धमनियों की तरह हैं, एक जीता जागता सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ नदियां शांत हैं, जीवन देती हैं, तो कुछ इतनी बगावती हैं कि भूगोल तक बदल देती हैं। आज हम भारत की कुछ ऐसी ही अनोखी नदियों के पीछे के विज्ञान और उनकी अनसुनी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ दिलचस्प सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, सोचिए, एक नदी जो पानी है, वो अपने से कहीं ऊंचे और मजबूत पहाड़ को चीरकर कैसे निकल सकती है? ये कैसे मुमकिन है? अब दूसरा रहस्य, जरा सोचिए कि एक ताकतवर नदी अपने साथ इतना मलबा, इतनी मिट्टी बहाकर लाए कि वो खुद अपने ही मलबे में फंस जाए और फिर रास्ता बदलकर भयानक बाढ़ ले आए। ऐसा क्यों होता है? और आखिरी पहेली, एक नदी जो सैकड़ों किलोमीटर बह रही है, वो अचानक समुद्र तक पहुंचे बिना ही जमीन में कैसे समा जाती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भूगोल की दुनिया के कुछ सबसे मजेदार राज खोलते हैं। तो चलिए इन रहस्यों को एक एक करके सुलझाते हैं। हमारी पहली कहानी है सतलुज नदी की। ये वो नदी है जो विशाल हिमालय को बीच से काटकर एक ऐसी यात्रा करती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, पूर्ववर्ती नदी, या जिसे अंग्रेजी में एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए जैसे नदी एक रास्ते पर पहले से बह रही थी और फिर लाखों सालों में धीरे धीरे उसके नीचे से हिमालय पर्वत ऊपर उठने लगा। पर नदी इतनी ताकतवर थी कि उसने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि जो भी उसके रास्ते में आया उसे काटती चली गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये नदी हिमालय से भी पुरानी है। तो देखिए, ये हुआ कैसे? करोड़ों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, सतलुज अपने पुराने रास्ते पे ही बह रही थी। जैसे जैसे जमीन ऊपर उठी, नदी का बहाव एक प्राकृतिक आरी की तरह उसे काटता गया। ये प्रक्रिया लाखों साल तक चलती रही और इसी ने एक बहुत गहरी घाटी बना दी जिसे हम गॉर्ज कहते हैं। अब बात करते हैं कोसी नदी की, जिसे हम सब बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी बदनाम है, पर सवाल है कि वो ऐसा करती क्यों है? इस नदी के बर्ताव को समझने के लिए ये लाइन बिल्कुल सटीक है। सोचिए, हाईवे पे कोई ऐसा ड्राइवर हो जो एक लेन में टिकता ही न हो, बार बार लेन बदले और हर बार कोई ना कोई हादसा कर दे। कोसी नदी का बर्ताव कुछ ऐसा ही है। इसका कारण छिपा है सीधी साधी फिजिक्स में। जब कोसी हिमालय की खड़ी ढलानों से उतरती है तो पानी की रफ्तार बहुत तेज होती है। इस तेजी में वो अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर यानी गाद लेकर आती है। लेकिन जैसे ही ये नदी बिहार के समतल मैदानों में पहुंचती है, खेल बदल जाता है। ढलान खत्म, पानी की रफ्तार धीमी, और जो सारा मलबा वो अपने साथ लाई थी वो उसे आगे नहीं ले जा पाती और वही जमा करने लगती है। इससे नदी का अपना ही रास्ता बंद हो जाता है और पानी नया रास्ता ढूंढने के लिए कहीं और बहने लगता है। और यही वजह है विनाशकारी बाढ़ की। चलिए अब दामोदर नदी की कहानी पर चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां विनाश का कारण प्रकृति नहीं बल्कि हम इंसान हैं। और ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हैरान कर देता है। पर दामोदर की दुखद कहानी से पहले एक छोटी सी ज्योग्राफिकल बात समझना जरूरी है। दामोदर एक भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। मतलब ये घाटी नदी ने नहीं बनाई, बल्कि ये जमीन के धंसने से बनी एक प्राकृतिक दरार है जिसने नदी को अपना रास्ता दिया। और यहीं पर वो सवाल आता है जो सुनने में ही अजीब लगता है। रेगिस्तान का मतलब तो हम सब रेत और सूखा समझते हैं, है ना? तो फिर पानी से भरी बहती हुई एक नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट यानी जैविक मरुस्थल कैसे कहा जा सकता है? इसे समझने के लिए हमें एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को जानना होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही पानी में रहने वाले जीवों जैसे मछली को भी खुली हुई ऑक्सीजन चाहिए। जैविक मरुस्थल का मतलब ये नहीं कि वहाँ पानी नहीं है, इसका मतलब है कि उस पानी में अब जीवन के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बची है। और देखिए ये होता कैसे है। दशकों तक कारखानों और कोयला खदानों का कचरा सीधे दामोदर नदी में बहाया गया। इस कचरे को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगे और ये बैक्टीरिया पानी में घुली हुई सारी की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर गए। नतीजा, ऑक्सीजन खत्म और मछलियां और दूसरे जलीय जीव दम घुटने से मर गए। पानी बह रहा है पर वो एक मुर्दा पानी है, एक जैविक रेगिस्तान। चलिए
अब भारत के पश्चिम में चलते हैं और लूनी नदी की बात करते हैं। एक ऐसी नदी जिसकी यात्रा कभी अपनी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं। ये हमें इनलैंड ड्रेनेज की एक अनोखी दुनिया से मिलाती है। ये लाइन लूनी की कहानी को बहुत खूबसूरती से बताती है। एक मैराथन रनर जो अपनी मंजिल के बहुत करीब आकर थककर गिर जाए। लूनी भी लगभग 500 किलोमीटर बहने के बाद समुद्र तक पहुंचने से ठीक पहले कच्छ के रण में कहीं खो जाती है। तो सवाल है कि ये गायब कैसे हो जाती है? असल में कच्छ का रण एक बहुत बड़ा, नमकीन और रेतीला दलदल है। वहां की मिट्टी एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। जब लूनी नदी का बचा खुचा पानी वहां पहुंचता है तो ये रेतीली जमीन सारा पानी सोख लेती है और नदी की यात्रा वहीं खत्म हो जाती है। तो इन सभी नदियों की कहानियों से हमने क्या सीखा? यही कि ये नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, ये अपने अंदर भूविज्ञान, इतिहास और हमारी इंसानी गतिविधियों की पूरी कहानी समेटे हुए हैं। सतलुज ने हमें सिखाया कि समय कितना विशाल हो सकता है। कोसी ने दिखाया कि फिजिक्स के नियम कैसे तबाही और निर्माण दोनों कर सकते हैं। दामोदर हमारी गलतियों का एक दुखद आईना है और लूनी हमें बताती है कि कैसे किसी जगह का भूगोल और जलवायु एक नदी की किस्मत तय कर सकते हैं। और आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हमने ये तो देखा कि नदियां लाखों सालों से हमारी धरती को आकार देती आई हैं, पर अब हम आज के दौर में अपनी नदियों के भविष्य को कैसा आकार दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।